हेलो एवरीवन। आज के क्लास में बताने वाले मेरे भाई क्लास 10th साइंस का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए आप लोगों को बीच बने रहिए। और तो चलिए आपका क्वेश्चन है 73 नंबर। ओम के नियम क्या है, यानी ओम के नियम क्या है जी, बताइए। ओम के नियम क्या है? आपको फिक्स है कि एग्जाम में पूछ ही देता है, ठीक है। तो यदि किसी चालक तार में तार को नियत रखा जाए तब तार से प्रवाहित हो रहे हैं, तार से क्या हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। और विद्युत धारा एवं उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए आप ध्यान दीजिएगा कि ओम के नियम को सत्यापन करें, यानी ओम के नियम को क्या करना है, सत्यापन करें, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बैटरी चालक तार स्विच यानी एमीटर वोल्टमीटर को सजाते हैं कैसे, तो बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, केवल आपको याद रखना है कि सत्यापन जैसे ही स्विच के माध्यम से परिपथ बंद करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो एमीटर तथा वोल्टमीटर का पठन को नोट करते हैं। इसके बाद एक जगह दो सेल जोड़ते हैं और पठन को नोट करते हैं। इसी प्रकार से लोगों की संख्या 3, 4, 5 क्रमशः जोड़ते जाते हैं और पठन नोट करते हैं। हम पाते हैं कि V/R का अनुपात हमेशा बराबर होता है। V/R का अनुपात जो होता है वो हमेशा बराबर होता है, ठीक है। जब इन दोनों का ग्राफ खींचते हैं तो V को x अक्ष पर तथा I को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होता है, जिससे साबित होता है कि ओम का नियम सत्य है। जिससे साबित होता जो है कि ओम का नियम सत्य है, ठीक है। चलिए तो आप बताइए, प्रतिरोध है क्या, यानी रेसिस्टेंस है क्या जी, बताइएगा। किसी पदार्थ का वह गुण जो उस से होकर प्रवाहित हो रहे हैं विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है जी? ओम होता है। समझ गए होंगे उम्मीद कर। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में बताने वाले मेरे भाई क्लास 10th साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए और इसे लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और इसे एक एक क्वेश्चन को आप लोग इसे लिख कर इसे याद कीजिए, ठीक है ना। चलिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताते हैं आपका क्वेश्चन 36 से आज बताने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो यदि हमारे देखे होंगे 1 से 35 वीडियो, यानी इसमें बना दिए हैं 135 क्वेश्चन इससे पिछले वीडियो में। आज हम बताने वाले हैं 36 से लेकर आज 50 तक बताने वाले। तो ध्यान दीजिएगा और एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि उत्तर में लिखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बताइएगा कि किसी भी वस्तु से टकराकर यानी लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद हो जाएगा ना, एक के बेर में याद हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रमुख यानी विशेषता क्या है? तो बताइएगा, आंसर लिखिएगा कि अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी होगा। क्या होगा जी? वास्तविक और आभासी होगा, ठीक है।
38 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष यानी अक्ष से आप क्या समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट करवा क्वेश्चन है जी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को यानी मिलने वाली सरल रेखा को दर्पण या प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, क्या क्या कहते हैं? दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब बताएंगे, आपका क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण है क्या। गोलीय दर्पण से किसे कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं बताइए। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे ही हम गोलीय दर्पण कहते हैं। चलिए अब बताएंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं जी? तो जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के बाहरी सतह से होता है, यानी बाहरी सतह से होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के बाहरी सतह से होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण से आप क्या समझते हैं बताइए। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतर सतह से होता है, यानी भीतर सतह से होता है, तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। भीतर जब कहेगा तो आपको उत्तल दर्पण कहना होगा, और बाहरी सतह से कहेगा जी तो आपको उत्तल दर्पण कहेगा। ठीक है, तो अब समझ गए ना, अवतल और उत्तल दर्पण में समझ गए होंगे। चलिए तो बताते हैं, क्वेश्चन आगे की दुनिया में बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे कह रहा है कि उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है। तो बताइएगा r बराबर 32 cm है जी, बताइएगा -32 cm। तो f बराबर क्या होता है जी? फोकस दूरी बराबर r/2, तो -32/2, तो कितने होगा 16, -16 आंसर। समझ गए ना। तो यानी फोकस दूरी का मान कितना हो जाएगा आपका? -16 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अवतल एवं उत्तल दर्पण के फोकस एवं फोकस दूरी में क्या अंतर है। इसका कहना है जी कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के फोकस दूरी में यानी फोकसांतर में इसका क्या अंतर है। तो बताइए, पहला पॉइंट आप देखेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक और फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक एवं फोकस दूरी धनात्मक होता है। देखिए, अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 44 नंबर, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। तो दर्पण के परावर्तक सतह को क्षेत्र को द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। बताइए अगला नंबर, छाया किसे कहते हैं। जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश को पड़ने के विपरीत और अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे वस्तु का छाया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं जी? वस्तु का छाया कहते हैं। अपार वस्तु यानी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो फिर प्रकाश के पड़ने के विपरीत और अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम वस्तु का छाया कहते हैं। समझ गए ना। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं जी, बताइए। प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं। तो किसी वस्तु से यानी आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से
आती हुई मालूम पड़ती है उसे हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी इसका कहना है जिस बिंदु पर अपवर्तन यानी परावर्तन और अपवर्तन के बाद मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है या पता चलता है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए ना? बहुत अच्छा से समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए हम जानेंगे सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है जी? नियम लिखना है। तो बहुत आसान तरीका से बताने वाले हैं कि क्या है। यानी प्रकाश के अपवर्तन के यानी परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। और अपवर्तन भी कह दिया जाए आप लोगों को बीच तो 2 ही नियम होते हैं, उसका भी 2 ही नियम होते हैं। तो ये क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना? आप प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम जो है वो कौन कौन है और दोनों का नाम बताएंगे। ठीक है, तो एक जो है परावर्तन का पहला नियम है, ठीक है, और दूसरा परावर्तन का दूसरा नियम बताएंगे। ठीक है, तो एक जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों क्या होता है जी? एक ही समतल में होता है। ठीक है, दूसरा नंबर बताइएगा परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण जो है ना परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कोण I बराबर कोण R। ठीक है, दोनों बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है और क्यों? तो देखिए हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जब चेहरा अवतल दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच होता है तो दर्पण में चेहरा बड़ा, सीधा और तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए अवतल दर्पण का ही हजाम उपयोग करता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत कड़वा क्वेश्चन है। 49 नंबर। ठीक है, प्रकाश की प्रकृति का विशेषताएं लिखिए। यानी लिखें तो जानेंगे। सबसे पहले आंसर लिखिएगा प्रकाश की प्रकृति की विशेषताएं निम्न है। यानी निम्न है या निम्नलिखित है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक में जो है प्रकाश का निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, दूसरा है इसकी चाल माध्यम की प्रकृति पर आधारित होती है। तीसरा है प्रकाश की विद्युत चुंबकीय विविकीकरण यानी विमुखीकरण है। ठीक है, 50 में है उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कड़वा क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और यद्यपि वह छोटा होता है इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई और बंधु आप लोग अच्छे होंगे, ईमानदार होंगे। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत लेने की कोई बात नहीं, कठिनाई लेने की कोई बात नहीं, और हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। और साथ ही साथ ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। इससे अगले वीडियो में आप लोगों को भी ज़रूर मिलेंगे। ठीक है ना? चलिए तो इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोगों को भी इतना ही, और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर लीजिए, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में बताने वाले मेरे भाई क्लास 10th साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए और इसे लिखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और इसे एक एक क्वेश्चन को आप लोग इसे लिख कर इसे याद कीजिए। ठीक है ना? चलिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताते हैं। आपका क्वेश्चन 36 से आज बताने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो यदि हमारे देखे होंगे 1 से 35 वीडियो यानी इसमें बना दिए हैं 135 क्वेश्चन।
इससे पिछले वीडियो में आज हम बताने वाले हैं 36 से लेकर आज 50 तक बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा और एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि उत्तर में लिखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर यानी टकराकर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बताइएगा कि किसी भी वस्तु से टकराकर यानी लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद हो जाएगा ना, एक के बेर में याद हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है का कि अवतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रमुख यानी विशेषता क्या है। तो बताइएगा, आंसर लिखिएगा कि अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी होगा। क्या होगा जी, वास्तविक और आभासी होगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष यानी अक्ष से आप क्या समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट करवा क्वेश्चन है जी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को यानी मिलने वाली सरल रेखा को दर्पण या प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, क्या क्या कहते हैं, दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब बताएंगे, आपका क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण है क्या। गोलीय दर्पण से किसे कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं बताइए। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे ही हम गोलीय दर्पण कहते हैं। चलिए अब बताएंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं जी। तो जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के बाहरी सतह से होता है यानी बाहरी सतह से होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के बाहरी सतह से होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण से आप क्या समझते हैं बताइए। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतर सतह से होता है यानी भीतर सतह से होता है, तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। भीतर जब कहेगा तो आपको उत्तल दर्पण कहना होगा, और बाहरी सतह से कहेगा जी तो आपको उत्तल दर्पण कहेगा। ठीक है, तो अब समझ गए ना, अवतल और उत्तल दर्पण में समझ गए होंगे। चलिए तो बताते हैं, क्वेश्चन आगे की दुनिया में बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे कह रहा है कि उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है। तो बताइएगा r बराबर 32 cm है जी। बताइएगा -32 cm, तो f बराबर क्या होता है जी, फोकस दूरी बराबर r/2, तो -32/2 तो कितने होगा 16, -16 आंसर। समझ गए ना। तो यानी फोकस दूरी का मान कितना हो जाएगा आपका, -16 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अवतल एवं उत्तल दर्पण के फोकस एवं फोकस दूरी में क्या अंतर है। इसका कहना है जी कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के फोकस दूरी में यानी फोकसांतर में इसका क्या अंतर है। तो बताइए, पहला पॉइंट आप देखेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक और फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक एवं फोकस दूरी धनात्मक होता है। देखिए, अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 44 नंबर, दर्पण का द्वारक
किसे कहते हैं? तो दर्पण के परावर्तक सतह को क्षेत्र को द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। बताइए अगला नंबर, छाया किसे कहते हैं? जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश को पड़ने के विपरीत और अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे वस्तु का छाया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं जी? वस्तु का छाया कहते हैं। अपार वस्तु यानी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो फिर प्रकाश के पड़ने के विपरीत और अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम वस्तु का छाया कहते हैं। समझ गए ना? चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं जी? बताइए, प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? तो किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, उसे हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी इसका कहलाम है, जिस बिंदु पर अपवर्तन यानी परावर्तन और अपवर्तन के बाद मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है या पता चलता है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए ना? बहुत अच्छा से समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए हम जानेंगे सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है जी? नियम लिखना है। तो बहुत आसान तरीका से बताने वाले हैं कि क्या है। यानी प्रकाश के अपवर्तन के यानी परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। और अपवर्तन भी कह दिया जाए आप लोगों को बीच, तो 2 ही नियम होते हैं। उसका भी 2 ही नियम होते हैं। तो ये क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना? आप प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम जो है वो कौन कौन है, और दोनों का नाम बताएंगे। ठीक है? तो एक जो है परावर्तन का पहला नियम है, ठीक है, और दूसरा परावर्तन का दूसरा नियम बताएंगे। ठीक है? तो एक जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों क्या होता है जी? एक ही समतल में होता है। ठीक है? दूसरा नंबर बताइएगा, परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण जो है ना, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कोण I बराबर कोण R। ठीक है? दोनों बराबर होगा। ठीक है? चलिए तो ध्यान दीजिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है और क्यों? तो देखिए, हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब चेहरा अवतल दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच होता है तो दर्पण में चेहरा बड़ा, सीधा और तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए अवतल दर्पण का ही हजाम उपयोग करता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत कड़वा क्वेश्चन है, 49 नंबर। ठीक है? प्रकाश की प्रकृति का विशेषताएं लिखिए, यानी लिखें। तो जानेंगे सबसे पहले आंसर लिखिएगा, प्रकाश की प्रकृति की विशेषताएं निम्न है, यानी निम्न है या निम्नलिखित है, आप लिख सकते हैं। ठीक है? तो एक में जो है प्रकाश का निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है? दूसरा है इसकी चाल माध्यम की प्रकृति पर आधारित होती है। तीसरा है प्रकाश की विद्युत चुंबकीय विविकीकरण यानी विमुखीकरण है। ठीक है? 50 में है उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? कड़वा क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और यद्यपि वह छोटा होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई और बंधु आप लोग अच्छे होंगे, ईमानदार होंगे। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा
ताकि आपको दिक्कत लेने की कोई बात नहीं, कठिनाई लेने की कोई बात नहीं, और हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। और साथ ही साथ ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। इससे अगले वीडियो में आप लोगों को भी ज़रूर मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोगों को भी इतना ही, और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर लीजिए, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर। हेलो एवरीवन, आज के क्लास में बताने वाले हैं मेरे भाई क्लास 10 सोशल साइंस इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो जो भी मेरे भाई है, बंधु है, दोस्त हैं, आप लोग कॉपी और पेन निकाल कर इसे लिखने का चालू कर दीजिए, ठीक है, और इसे याद करने का चालू कर दीजिए, ताकि आपको आगे दिक्कत लेने की कोई बात नहीं, ठीक है ना। इसीलिए आप तन और मन धन से आप पढ़ाई कीजिए अच्छे तरीक़ों से, बेहतरीन तरीक़ा से। तो चलिए आपका क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन पे आप लोगों को भी बहुत आसान तरीक़ा से बताने वाले हैं। तो चलिए बताते हैं। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में लिखें। यानी इसका कहना है जी कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कुछ पॉइंट जो है तो लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि 1848 की क्रांति यानी फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई फिलिप था। क्या था जी? लुई फिलिप था। वह एक उदारवादी शासक था। वो जो था ना, वो उदारवादी शासक था, ठीक है। और उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णीय मध्यवर्ग नीति का यानी अवलंबन किया था, तथा सन 1840 ईस्वी को में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। गीजो यानी कट्टरवादी नेता था। लुईस फिलिप केवल पूंजीवादी वर्गों को अपने साथ रखना चाहता था। लुई फिलिप के शासनकाल में फ्रांस भूखमरी तथा बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गया था। अतः फ्रांस में लुई फिलिप के प्रति जनता में असंतोष था, जिसके कारण 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी की क्रांति हुआ, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आपका क्वेश्चन के बारे में। यूरोपीय इतिहास में गेट यानी घेटो का क्या अर्थ है? तो घेटो शब्द का व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में यहूदियों परिवार की बस्ती के लिए किया गया है था, परंतु वर्तमान संदर्भ में यह विशेष धर्म और जाति सामान्य पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने वाले स्थान को इंगित करता है, ठीक है ना। चलिए बताइएगा क्वेश्चन के बारे में कि जाल बेरिन संघ क्या था? यानी जाल बेरिन संघ क्या था जी? तो बताइएगा। जाल बेरिन व्यापारी का एक संगठन था, ठीक है, जो छोटे छोटे व्यापारियों को व्यापार करने के लिए आर्थिक सहयोग यानी आर्थिक सहयोग के कारण आर्थिक सहयोग करता था। इस संघ का स्थापना सन 1834 ईस्वी में ही व्यापारी वर्गों के द्वारा किया गया है। किस वर्गों के द्वारा? व्यापारी वर्गों के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है। इटली के एकीकरण में काउंट काबूर के योगदानों को लिखें। यानी इसका कहना है, सुनिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी, तो ध्यान दीजिएगा। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिक तथा राष्ट्रवादी नेता था। वह इटली के एकीकरण करने में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। ऑस्ट्रिया को हराने के लिए चार्ल्स ने फ्रांस के साथ मित्रता बना लिया तथा क्रीमिया की युद्ध में काउंट काबूर फ्रांस का साथ दिया था। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ था। इस युद्ध के बाद बताइएगा पीडमाउंट, ठीक है, सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप गैर कानूनी
रहेगा। अतः इटली के एकीकरण करने में काउंट काबूर का विशेष योगदान था। ठीक है, विशेष योगदान था। तो बताइएगा जी, मेटरनिक युग का यानी क्या था, यानी मेटरनिक युग क्या था जी। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। बताइए, सुनिएगा आपका क्वेश्चन। ऑस्ट्रिया में लंबे समय तक मेटरनिक का शासनकाल रहा, जिसने नेपोलियन के द्वारा स्थापित पुरातन व्यवस्था को समाप्त किया तथा ऑस्ट्रिया में गणतंत्र का स्थापना कराया, जिसे मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। राष्ट्रवाद क्या है जी? बताइए, राष्ट्रवाद है क्या? तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवादी एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को में एकता की यानी वाहक बनाती है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो जर्मनी के एकीकरण करने में सबसे बड़ा बाधक देश ऑस्ट्रिया बन रहा था तथा यह देश जर्मनी के अतिरिक्त मामले में हस्तक्षेप किया करता था तथा राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन का कुचलने में जनता को सहयोग करता था। अतः जर्मनी के एकीकरण करने में सबसे बड़ा योगदान बाधक देश ऑस्ट्रिया का योगदान था। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, बहुत आसान तरीका से बताने वाले हैं। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें। क्या करता है? ठीक है, एगो न्यूनतम दूरी पूछेगा तो आपको 25 cm में मारना है, और अधिकतम दूरी जब ये कहेगा तो आपको क्या मारना है पता है? क्या मारना है? क्या मारना है बताइए? अनंत मारना है, यानी अनगिनत मारना है। तो चलिए, आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सामान्य नेत्र 25 सेमी से निकट रखी वस्तुओं को यानी सुस्पष्ट क्यों नहीं दिख पाते हैं। तो बताइएगा कि देखिए, 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तुओं को आंख स्पष्ट रूप से देखता है। क्या है? 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु को आंख क्या है? स्पष्ट रूप से देखता है। लेकिन 25 सेमी से कम निकट, यानी 25 सेमी से कम निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर स्पष्ट रूप से, ठीक है ना? चलिए, समझ गए होंगे आप लोग। कॉपी में भी नोट कर लीजिए, और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊं तो आप लोग को भी जरूर मिल सके। ठीक है, तो चलिए बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में। ध्यान दीजिएगा। नहीं बनता है, अतः मानव वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ठीक है, बताइएगा मेरे भाई। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि आप पढ़िएगा कि गोलीय दर्पण द्वारा सूर्य के प्रकाश में किसी कागज के यानी कतरन को कैसे जलाया जा सकता है, यानी कतरन को कैसे जलाया जा सकता है। बताइए, उत्तर में लिखिएगा। गोलीय अवतल दर्पण के परावर्तक सतह को सूर्य से आने वाली किरणें के सामने रखा जाता है। सूर्य से यानी चलने वाली समांतर किरणें दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर क्या करते हैं? फोकस पर, बताइएगा,
फोकस पर अभिसरित होती हैं। अगर अवतल दर्पण के फोकस पर कागज के कतरन यानी कतरन रख दिए जाए तो यह जल उठता है, क्योंकि समांतर किरणें एक बिंदु पर यानी अभिसरित होती हैं और काफी ऊष्मा उत्पन्न करती है। ठीक है ना, उत्पन्न करती है। ठीक है, बताइएगा। कागज का कतरन यानी दर्पण के फोकस पर रखने पर जलने लगता है। ठीक है, दर्पण के फोकस पर क्या होता है, उसे रखने पर ही जलने लगता है। तो चलिए अगला स्टेप, अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जी। बताएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, आभासी यानी आभासी प्रतिबिंब क्या है जी। आप जानेंगे, ध्यान दीजिएगा कि आभासी प्रतिबिंब है क्या। तो बहुत आसान तरीका से बताएंगे। आभासी प्रतिबिंब किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलती है, बल्कि परावर्तित अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर क्या होते हैं, मिले तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और पर्दे पर लेना असंभव है। ठीक है, यह प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा पर्दे पर लेना असंभव है। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताएंगे जी। 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को छूकर एवं बिना छुए हुए कैसा पहचान करेंगे। ठीक है, तो बताइएगा, ध्यान में रखिएगा, ध्यान में आपको रट जाइए, इसे भूलना ही नहीं है। ऐसा याद कीजिए कि आप जब तक आपका घेट में पढ़ान है तब तक आपको याद होना चाहिए। याद ऐसा कीजिए कि आप थोड़े देर के लिए याद कर लें और भूल गए, तो ऐसा याद नहीं करना है जी। ऐसा तरीका से याद कीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आवे, दिक्कत ना आवे, कठिनाई ना आवे। ठीक है, चलिए तो बताएंगे। अवतल दर्पण को छूने पर पता चलता है कि इसका परावर्तक सतह नत होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। क्या होता है जी, यानी उभरा होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। क्या होता है, समतल होता है। बताइएगा, तीनों दर्पणों के फोकस के भीतर एक वस्तु पिन को बारी बारी से रखा जाता है। तो जिस दर्पण में वस्तु पिन का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा दिखाई पड़े वह अवतल दर्पण है। क्या है, आपको पता है, कह दिया जाए, रोगियों नाक कान जो देखने के लिए जो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, छोटे चीज को बड़ा देखने के लिए आपको किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वो चीज जो है अवतल दर्पण। किसी मनुष्य का आंख खराब हो जाता है तो चश्मा कौन सा पहनता है, पता है, अवतल दर्पण का ही पहनता है। ठीक है, और जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, छोटा दिखाई पड़े वह उत्तल दर्पण है। जिसमें छोटा दिखने के लिए हो उस किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। किस दर्पण का, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बताइएगा, ठीक है ना। बताइए आप, जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर दिखाई पड़े वह, क्या आप समझ लीजिएगा कि वो समतल दर्पण है। क्या जी, समतल दर्पण है। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से। ठीक है ना। अब दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। आप कह दिया, रोगियों नाक कान देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो बताइए, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ध्यान में रख लीजिए, ऐसा ध्यान में रख लीजिए ना कि दोबारा आपको याद भी ना करना पड़े। एक बेर याद कर लिए
आप उस एग्जाम में गर्दा गर्दा उड़ा जा कर गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। फिक्स है कि क्वेश्चन रहबेटा करता है, रहबे करेगा। ठीक है ना। आज से ही मेहनत कर ले मेरे भाई, जो भी सोए हैं जग जाइए। जो जगा वही सीखा, जो नहीं जगा वो क्या सीखेगा मेरे भाई। का पीएच मान होता है 7, 7 से अधिक को होता है क्षार, 7 से कम को होता है अम्ल। तब आप समझ गए होंगे कि अम्ल किसे कहते हैं। तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है तथा जल बनता है। अब लवण क्या हुआ, अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है तथा जल बनता है। लवण में 2 मूलक उपस्थित होते हैं, एक मूलक भस्म की प्राप्ति करते हैं और दूसरी मूलक अम्ल की प्राप्ति करते हैं। भस्म से प्राप्त मूलक भास्मिक मूलक कहलाते हैं और यह धनावेशित होते हैं। यह क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। अम्ल के द्वारा प्राप्त मूलक को अम्लीय मूलक कहते हैं। अम्ल के द्वारा प्राप्त मूलक को अम्लीय मूलक कहते हैं तथा ऋण आवेश कहलाते हैं। मतलब भास्मिक में धनावेश और अम्लीय में क्या होगा, ऋण आवेश कहलाते हैं। लवण के 3 प्रकार में बांट सकते हैं, सामान्य लवण, वैसे लवण जिसमें विस्थापित हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड समूह नहीं होता उसे सामान्य लवण कहते हैं। वैसे लवण जिसमें विस्थापित हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड समूह नहीं होता उसे हम सामान्य लवण कहते हैं। बी, अम्लीय लवण, वैसा लवण जो किसी भस्म द्वारा अम्ल के उदासीन के द्वारा बनता है उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम अम्लीय लवण कहते हैं। भास्मिक लवण, वैसे लवण जो अम्ल द्वारा उदासीन होकर भास्मित लवण प्रदान करते हैं उसे भास्मित लवण कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, धोबिया सोडा बनाने की विधि का वर्णन करें। धोबिया सोडा बनाने की विधि का वर्णन करें। धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है डेकाहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2। ये पूछेगा आपको, धोबिया सोडा का फॉर्मूला पूछता है बहुत बार। तो Na2CO3 × 10H2 होता है। यह साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। खाने वाले सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है तथा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ अभिक्रिया करने पर धोने वाला सोडा बनता है। समझ गए, साथ अभिक्रिया करने पर धोने वाला सोडा बनता है। ये एक रिएक्शन हुआ, यहाँ से आप सोडियम बना क्या लिखा, Na2CO3 × 10H2O, NaCO3 × 10H2। इसको रिएक्शन करके आप बना सकते इधर से। धोबिया सोडा का गुण और उपयोग। धोबिया सोडा का गुण, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। धोबिया मतलब पाउडर, जिससे आप कपड़ा धोए होंगे या धोते होंगे उसे को हम बोलते हैं धोबिया सोडा। धोबिया मतलब कपड़ा धोने वाला सोडा। धोबिया सोडा का फार्मूला Na2 × CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2 इसका होता है फार्मूला रिएक्शन। तथा अम्ल को उदासीन बनाता है। जब इसे हवा में खुला छोड़ देते हैं तब यह जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट या मोनोहाइड्रेट बन जाता है। इस क्रिया को उत्फुलन अभिक्रिया कहते हैं। उत्फुलन अभिक्रिया। एक है उत्पादन या एक उत्प्लावन बल। एक उत्प्लावन बल के कारण मान लीजिए कोई भी वस्तु पानी में डूबा हुआ आप फिंगर से उठा सकते हैं, लेकिन जैसे एक डोल बाल्टी पानी में है, बाहर में आपसे एक हाथ से नहीं उठेगा और वो पानी में एक फिंगर से आप उठा सकते हैं। क्यों, कौन से बल के कारण होता है, ये उत्प्लावन बल के कारण होता है। कौन सा, आप देखे होंगे कहीं गांव में अगर होंगे तो बाढ़ के समय में बड़े बड़े गाछ यानी बड़े बड़े लकड़ी एक आदमी दहला के ले आता है, और जबकि वो 10 आदमी अगर सूखा में छोड़ दिया जाए तो 10 आदमी की वजह से भी नहीं उठ सकता है। तो आपसे पूछ दिया जाए कि पानी में कोई भी वस्तु रखी हुई हल्की महसूस होता है, क्यों, तो उत्प्लावन बल के कारण। कौन बल के कारण, उत्प्लावन बल के कारण क्या होता है, वो हल्के महसूस होते हैं। धोबिया सोडा का उपयोग यहाँ देखेंगे। इसका उपयोग कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। पहली बात, धोबिया सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, इसका उपयोग कांच, कागज, साबुन इत्यादि के उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3, इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में होता है तथा खारे जल को मृदु जल बनाने के लिए किया जाता है।
इसका उपयोग कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कांच, कागज, साबुन इत्यादि उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में होता है तथा खारे जल को मृदु जल बनाने में किया जाता है। तो आप समझ गए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 25। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम लिखे तथा इनके बनाने का विधि का वर्णन करें। विरंजक चूर्ण एक रासायनिक नाम है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, जिसका सूत्र CaOCl2 होता है। यहाँ 12 नहीं होगा, CaOCl2। हाँ, Cl2 होता है, CaOCl2। इसे बुझा हुआ चूना भी नहीं, डायरेक्ट इसको अलग बोलेंगे हम। बुझा हुआ चूना पे तैयार किया जाता है इसको। विरंजक चूर्ण एक रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड होता है, जिसका सूत्र CaOCl2 होता है। बनाने की विधि: ठोस बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके जब उस पर क्लोरीन गैस प्रभावित किया जाता है तब विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जब उसे विरंजक चूर्ण क्या होता है? निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का गुण, विरंजक चूर्ण का गुण बताएंगे। यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है तथा इसमें क्लोरीन गैस गंध होती है। हवा में खुला छोड़ देने पर यह क्लोरीन गैस मुक्त करती है। यह कपड़ा तथा कागज के रंजित करता है। रंजित मतलब मान लो जो कोई कुछ लग जाए उसमें और इसका गोली रख देंगे तो यहाँ पर फुरी या थोड़ा सा टाइप का बाष्पन जो आने लगता है वो नहीं आएगा। क्लोरीन का ये उपकाम होता है। अब देखेंगे विरंजक चूर्ण का उपयोग। इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? विरंजक चूर्ण का उपयोग ए में देखिए, इसका उपयोग लॉन्ड्री में किया जाता है। लॉन्ड्री में तो समझे, कपड़ा धोने वाला लॉन्ड्री। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग लॉन्ड्री में किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, कीटनाशक के रूप में जल को शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। सी में होता है क्लोरीन एवं क्लोरोफॉर्म बनाने में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। डी, कागज एवं कपड़े के फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। कागज एवं कपड़े के फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक नाम को लिखे तथा उनके बनाने की विधि का वर्णन करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र यहाँ लिखें, इसका होता है, उसका लिखें इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 × प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक होता है जिप्सम, जिप्सम को 2S2 है, प्लास्टर का ½ जब किसी का हाथ टूटता हो तो इसी प्लास्टर से उसे प्लास्टर करके उसे फिट यानी सही किया जाता है। समझ गए? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 × मतलब 1/2 H2O होता है। बनाने की विधि: जिप्सम को तेजी से गर्म करने पर यह पूर्ण रूप से निर्जलीय होकर कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करता है। मतलब जब जिप्सम को हम तेजी से हीट करें यानी गर्म करेंगे तो यह पूर्ण रूप से निर्जलीय होकर कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करता है। यह निर्जलीकरण के बाद जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है तथा जल बनता है। समझ गए कि कब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? जिप्सम को जब तेजी से निर्जलीकरण करने के बाद कैल्शियम सल्फेट निर्माण करता है। यह निर्जलीकरण के बाद जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब वह प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है तथा जल बनता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ यह जिप्सम का फॉर्मूला है और उसको हीट करेंगे कितने पर? 120 डिग्री पर हीट करेंगे तो हमें मिलेगा जिप्सम का फॉर्मूला। तो नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में तथा पार्थियों में। क्या? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। ऑप्शन बी, मिट्टी के बर्तन के उपयोग में। कहाँ? मिट्टी के बर्तन के उपयोग में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। कास्टिक सोडा क्या है?
कास्टिक सोडा क्या है? आई होप आप लोग कमेंट करके बताएं कि कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसे सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के द्वारा एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होता है। अब यह सोडियम धातु जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। एग्जाम्पल, सोडियम H2O जल NaOH प्लस H2। इस विधि को क्लोर अल्की अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लोर अल्कली प्रक्रिया या अभिक्रिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग साबुन या सिर्फ बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कागज बनाने में किया जाता है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में वनस्पति तेल तथा अमोनिया बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, खाने का सोडा, खाने वाला सोडा के बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसका सूत्र NaHCO3 होगा। वो छूट गया यहाँ पर C। इसका फॉर्मूला आप सही कर लेंगे, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट CO3 NaHCO3 लिख लीजिए। यहाँ पर क्या होता है? NaHCO3 NaHCO3 क्या होता है? CO3 होता है। बनाने की विधि, अमोनिया गैस से संतृप्त हो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस प्रभावित करने पर सोडियम कार्बोनेट गैस प्राप्त होता है या सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा खाने वाला सोडा बनाने की बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। इसका बनाने का तरीका और फार्मूला को लिखिए। तो अब आप समझ गए होंगे कैसे बनाया जाता है। ये सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोरीन यहाँ सोडियम क्लोराइड H2O को जब मिलाएंगे तो Na2 प्लस NH3 कन्वर्ट होगा NaH4 प्लस NaCO3 सी करें, टाइपिंग मिस्टेक सी करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा। खाने वाला सोडा का गुण, यह सफ़ेद कठोर पदार्थ है तथा जल में घुलनशील है। इसका जातीय विलयन क्षारीय होता है और इसका pH मान 7 से अधिक होता है तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। खाने वाले सोडा का उपयोग, इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। बी, इसका उपयोग पाव रोटी या केवल बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग औषधि बनाने में किसका? खाने वाला सोडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 30, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवन की रक्षा होती है उससे हम जैव प्रक्रम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं जी? 2 नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन कहें या अपवर्तन कहें, आपको याद रख लेना होगा कि ऑब्जेक्टिव में फिक्स है कि आई वही टाक करेगा 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक परावर्तन और एक अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम याद रख लीजिए अभी से ही। चलिए तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो उत्तर में लिखिएगा, प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं।
ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, वो कौन कौन होगा तो बताइएगा। एक जो होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर है जी, बताइएगा आपतन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण जो है ना जी, परावर्तन कोण के बराबर ही होता है। ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट कि आपतन कोण किसे कहते हैं, यानी आपतन कोण क्या है जी? तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने जो बनता है कोण उसे हम आपतन कोण कहते हैं। 4 नंबर पढ़िएगा परावर्तन कोण, यानी परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यानी परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। समझ गए ना? चलिए बताते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है जी आपका, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस जो होते हैं जी वो 2 प्रकार के। लेंस आपको फिक्स है कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन बताइएगा? मुख्यतः लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। आपको कह देगा कि उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल लेंस में क्या बनते हैं जी? केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे बताइएगा लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? बताइएगा। आपको 6 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर में लिखेगा किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस को क्षमता डायोप्टर होता है, यानी लेंस का एसआई मात्रक जो होता है यानी क्षमता डायोप्टर होते हैं। क्या होते हैं? डायोप्टर होते हैं। ठीक है। उसे एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होते हैं। क्या होते हैं? उसकी फोकस दूरी 1 मीटर होते हैं। ठीक है। बताइएगा। आपको कह दिया जाए कि लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर लेंस की क्षमता क्या होती है। आपका क्वेश्चन जो है जी, बताइएगा लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस में मुख्यतः कितने फोकस होते हैं? तो बताइएगा लेंस के दोनों ओर से होकर जा सकता है। लेंस के दोनों ओर से क्या हो सकता है जी? जा सकता है। अतः यही कारण है कि प्रत्येक लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। प्रत्येक लेंस में जो होते हैं 2 मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के दोनों ओर एक एक फोकस होते हैं। लेंस के दोनों ओर क्या होते हैं? एक एक फोकस होते हैं। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि आप लोग हेलो एवरीवन, आज की क्लास में बताने वाले हैं मेरे भाई क्लास 10th साइंस इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाले। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे साथ बातों पे ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग को बीच एग्जाम बहुत नज़दीकी आ गए हैं, तो आप लोग कंटिन्यू इसे जारी तैयारी करने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ पेन और कॉपी निकालिए और इसे कॉपी में लिखने का चालू कर दीजिए और इसे सुबह सुबह उठकर इसे याद कीजिए। ठीक है। सुबह सुबह उठकर इसे याद कीजिए। अब समय नहीं रहा, बहुत नज़दीकी टाइम आ गया है। तो चलिए आपका क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। क्या क्वेश्चन है? मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं।
तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जी कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं जानिए। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी क्या है दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ गए ना कि यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बताइए, यदि हमारे पिछले वीडियो भी देखे होंगे तो आप लोग को भी जरूर पता होगा, बहुत बेहतरीन से पता होगा। तो चलिए, आप लोग को भी पता है तो यदि तो बताइएगा, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं जी बताइए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। फिक्स है, 1 नंबर लूट लीजिए, यहीं से 1 नंबर लूट लीजिए। ऑब्जेक्टिव में आपको फिक्स है जो पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। कितने नियम, 2 नियम। परावर्तन कहे या अपवर्तन कहे, ठीक है, आपको रट लेना है, मन में ध्यान कर लेना है कि 2 होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम या अपवर्तन या परावर्तन के कितने नियम होते हैं जी, 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम आज बताएंगे किसके बारे में, अपवर्तन के नियम, यानी अपवर्तन के नियम के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है जी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। तीनों क्या होते हैं जी, एक ही तल में होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, सेकंड पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश के किसी खास रंग के लिए, यानी प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया में एक निश्चित अनुपात होता है। एक क्या होता है जी, एक निश्चित अनुपात होता है जिससे अपवर्तनांक कहते हैं। जिससे क्या कहते हैं जी, अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को भी क्या कहते हैं जी, स्नेल का भी नियम कहा जाता है। ठीक है, यानी इस नियम को क्या कहा जाता है जी, स्नेल का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो बताइए, आप इसे भी कह सकते हैं, कहेगा कोई स्नेल का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, तो बताइए कि अपवर्तन यानी आपतन कोण की जाया, अपवर्तन कोण की जाया में एक निश्चित अनुपात होता है, उसे हम यानी उसे हम क्या कहते हैं, नियम, यानी नियम को स्नेल का नियम कहा यानी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बताइए, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि स्पष्ट न्यूनतम दूरी देखने के लिए कितना दूरी होना चाहिए, कितना दूरी होना चाहिए बताइए ना जी, 25 सेमी। ठीक है, कितना, 25 सेमी होना चाहिए, है ना। अधिकतम देखने के लिए अनंत होगा, यानी अनगिनित होगा। पता है, इतना चीज तो पता है, फिक्स है कि आपको ऑब्जेक्टिव में अबेटा करता है। ठीक है, एगो न्यूनतम दूरी पूछेगा तो आपको 25 cm में मारना है, और अधिकतम दूरी जब ये कहेगा तो आपको क्या मारना है, पता है क्या मारना है, क्या मारना है बताइए, अनंत मारना है, यानी अनगिनित मारना है। तो चलिए, आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सामान्य नेत्र 25 सेमी से निकट रखी वस्तुओं को यानी सुस्पष्ट क्यों नहीं दिख यानी पाते हैं। तो बताइएगा कि देखिए, 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तुओं को आंख स्पष्ट रूप से देखता है। क्या है, 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु को आंख क्या है, स्पष्ट रूप से देखता है। लेकिन 25 सेमी से कम निकट, यानी 25 सेमी से कम निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर स्पष्ट रूप से, ठीक है ना। चलिए, समझ गए होंगे।
आप लोग कॉपी में भी नोट कर लीजिए और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊं तो आप लोग को भी जरूर मिल सके। ठीक है, तो चलिए बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में, ध्यान दीजिएगा। नहीं बनता है अतः मानव वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं यानी देख पाता है। ठीक है, बताइएगा मेरे भाई। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि आप पढ़िएगा कि गोलीय दर्पण द्वारा सूर्य के प्रकाश में किसी कागज के यानी कतरन को कैसे जलाया जा सकता है, यानी कतरन को कैसे जलाया जा सकता है, बताइए। उत्तर में लिखिएगा गोलीय अवतल दर्पण के परावर्तक सतह को सूर्य से आने वाली किरणें के सामने रखा जाता है। सूर्य से यानी चलने वाली समांतर किरणें दर्पण से यानी परावर्तित होकर फोकस पर, यानी फोकस पर क्या करते हैं, फोकस पर बताइएगा, फोकस पर अभिसरित होती हैं। अगर अवतल दर्पण के फोकस पर कागज के कतरन यानी कतरन रख दिए जाए तो यह जल उठता है, क्योंकि समांतर किरणें एक बिंदु पर यानी अभिसरित होती हैं और काफी यानी ऊष्मा उत्पन्न करती है। ठीक है ना, उत्पन्न करती है। ठीक है, बताइएगा कागज का कतरन यानी दर्पण के फोकस पर रखने पर जलने लगता है। ठीक है, दर्पण के फोकस पर क्या होता है, उसे रखने पर ही जलने लगता है। तो चलिए अगला स्टेप, अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जी, बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका आभासी यानी आभासी प्रतिबिंब क्या है जी, आप जानेंगे। ध्यान दीजिएगा कि आभासी प्रतिबिंब है क्या, तो बहुत आसान तरीका से बताएंगे। आभासी प्रतिबिंब किसी स्रोत से आने वाली यानी आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलती है, बल्कि परावर्तित अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर क्या होते हैं, मिले तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और पर्दे पर लेना असंभव है। ठीक है, यह प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा पर्दे पर लेना असंभव है। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताएंगे जी। 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को छूकर एवं बिना छुए हुए कैसा पहचान करेंगे। ठीक है, तो बताइएगा, ध्यान में रखिएगा, ध्यान में आपको रट जाइए, इसे भूलना ही नहीं है। ऐसा याद कीजिए कि आप जब तक आपका घेट में पढ़ान है तब तक आपको याद होना चाहिए। याद ऐसा कीजिए कि आप थोड़े देर के लिए याद कर लें और भूल गए, तो ऐसा याद नहीं करना है जी। ऐसा तरीका से याद कीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आवे, दिक्कत ना आवे, कठिनाई ना आवे। ठीक है, चलिए तो बताएंगे। अवतल दर्पण को छूने पर पता चलता है कि इसका परावर्तक सतह नत होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। क्या होता है जी, यानी उभरा होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। क्या होता है, समतल होता है। बताइएगा, तीनों दर्पणों के फोकस के भीतर एक वस्तु पिन को बारी बारी से रखा जाता है। तो जिस दर्पण में वस्तु पिन का प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा दिखाई पड़े वह अवतल दर्पण है। क्या है, आपको पता है, कह दिया जाए। रोगियों नाक कान जो देखने के लिए जो
किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? छोटे चीज को बड़ा देखने के लिए आपको किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो चीज जो है अवतल दर्पण। किसी मनुष्य का आंख खराब हो जाता है तो चश्मा कौन सा पहनता है पता है? अवतल दर्पण का ही पहनता है, ठीक है। और जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, छोटा दिखाई पड़े वह उत्तल दर्पण है। जिसमें छोटा दिखने के लिए हो उस किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बताइएगा, ठीक है ना। बताइए आप, जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर दिखाई पड़े वह क्या, आप समझ लीजिएगा कि वो समतल दर्पण है। क्या जी? समतल दर्पण है। समझ गए होंगे उम्मीद। हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बंधु। तो चलिए आज की क्लास में बताने वाले हैं क्लास 7th हिंदी, यानी हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आज बताने वाले हैं, ठीक है। तो जो कि आज चैप्टर 4 यानी हिंदी का क्लास 7th का हिंदी का क्वेश्चन आंसर बहुत आसान तरीका से बताएंगे। तो आप लोग इसे कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले आपका पहला नंबर क्वेश्चन आज जो बताएंगे, जो कि आज ये चैप्टर का नाम है दानी पेड़। क्या है जी? दानी पेड़, ठीक है। उसका जितने भी क्वेश्चन आंसर है उस सारे क्वेश्चन आंसर को बताएंगे आज के क्लास में, ठीक है। तो चलिए सुनिएगा आप लोग कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी कि पेड़ से सब कुछ ले लेने के बाद आदमी खुश क्यों नहीं था? तो बताइए। तो आपको आंसर में लिखना होगा कि पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी इसीलिए खुश नहीं था क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था। क्योंकि वह क्या हो गया था जी? बूढ़ा हो चुका था। और उसके सब दांत गिर चुके थे। उसका जो है क्या हो गए थे जी? उसके दांत भी क्या हो गया था? गिर चुके थे। जिससे वह फल नहीं चबा सकता था। जिससे वह फल क्या हो? चबा नहीं सकता था, ठीक है। अब वह शाखाओं पर न तो झूल सकता था। अब क्या कहा? अब वह शाखाओं पर न तो झूल सकता था और तने पर चढ़ सकता था। अब वह कमज़ोर होकर थक चुका था। क्या हो गया था जी? वह जो है ना कमज़ोर होकर क्या हो गया था? थक चुका था। इसीलिए इसे कम यानी खुश नहीं था, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आप लोग बने रहिएगा और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए बताते हैं आप लोगों को बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जी, बताइएगा कि अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ खुश क्यों था? यानी इसका कहना है जी कि सब कुछ दे देने पर भी पेड़ खुश क्यों था जी? तो बताइए। अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ इसीलिए खुश था क्योंकि वह दानी था। क्या था जी? दानी था, ठीक है। दानी को अपना सब कुछ दान में देकर बहुत संतोष मिलता है। क्या मिलता है जी? संतोष मिलता है और उसे बड़ी खुशी मिलती है। उसे क्या मिलती है जी? बड़ी खुशी मिलती है। इसीलिए आप पेड़ जैसो बनो, ठीक है। असंतुष्ट मत बनिए, संतुष्ट बनिए, ठीक है। जो भी आपके पास है वो चीज़ आपके पास है, ठीक है ना। संतुष्ट से रहिए और कीजिएगा ना हहौती जगह तो उसमें दिक्कत होता है। तो कभी भी आपको हमेशा संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक की किन किन जरूरतों को पूरा किया? यानी बताइएगा पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक की किन किन यानी ज़रूरतों को पूरा किया है? तो बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पेड़ ने आदमी के बचपन में
अपने साथ खेलने दिया, यानी पेड़ ने बताइए अपने साथ क्या करने दिया, खेलने दिया। ठीक है। थकने पर सोने के लिए अपनी छाया दी, क्या दी, थकने पर भी वो अपने क्या दी, छाया दी। जवानी में चीज़ों खरीदने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत थी, उसकी पैसे की ज़रूरत थी, जिसके लिए उसने फल दिए। घर बनाने की ज़रूरत उसने अपनी शाखाएं देखकर पूरी की। उसके नाव बनाने की ज़रूरत पूरी करने के लिए उसने अपना तना दिया। बुढ़ापे में आराम से बैठने और सुस्ताने की जगह की ज़रूरत पूरी करने के लिए, यानी सुस्ताने के लिए भी ये क्या दी, ज़रूरत दी। ठीक है। बैठने के लिए जगह बताइए के लिए उसने अपना ढूंढ दिया। ठीक है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पेड़ को दानी क्यों कहा गया है, बताइएगा। पेड़ को दानी क्यों कहा गया है बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, नोट कीजिए कॉपी में। पेड़ को दानी इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसका प्रत्येक अंग मनुष्य के काम आता है, यानी मनुष्य के काम आता है। वह अपने फूल, फल, डालियाँ, पत्ते, तना, जड़ें आदि सभी लोगों को दान में देता है। क्या कर देता है जी, दान में दे देता है। ठीक है। दान में क्या है, दान में दे देता है। ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग भी ऐसा ही आप कर्तव्य कीजिए। ठीक है ना। बताइए 5 नंबर क्वेश्चन है कि बड़ा होने पर, यानी बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा, यानी बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा जी। तो बताइएगा बड़ा होने पर लड़का बहुत सी चीज़ें, यानी बड़ा होने पर लड़का बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी शादी होने वाली थी, उसकी क्या होने वाली थी जी, शादी होने वाली थी। ठीक है। लेकिन उसके पास न रहने के लिए कुछ, उसके पास न कुछ रहने घर नहीं था, मछलियां पकड़ने के लिए नाव नहीं था, इसीलिए वह दुखी रहने लगा। ठीक है। इसीलिए क्या रहने लगा, दुखी रहने लगा। ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है आपका जी कि खाली जगहों को भरिए, यानी खाली जगहों को क्या करना है, भरना है। तो पेड़ छोटे लड़के को डॉट डॉट था, तो पेड़ छोटे लड़के को डॉट डॉट क्या था जी, तो पेड़ छोटे लड़कों को बहुत प्यार करता, यानी बहुत प्यार करता है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है जी, ध्यान दीजिएगा। ख नंबर है कि वह पेड़ के साथ डॉट डॉट खेलता था, तो वह पेड़ के आंसर लिखिएगा, वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता था। ठीक है। चलिए ग नंबर है मुझे पैसों की डॉट डॉट है, यानी मुझे पैसों की जरूरत है। क्या है, पैसों की जरूरत है। घ नंबर है कि मैं डॉट डॉट खरीदना चाहता हूँ, तो उत्तर में मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। ठीक है। बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त और भाई और बंधु आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तो आप लोग ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इसे शेयर भी कर लें, ताकि जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, सारे क्लास कर सके। ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सकूँ। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बने रहे इस अगले वीडियो में आप लोग बने। हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बंधु, आज के क्लास में बताने वाले हैं क्लास 7 यानी चैप्टर नंबर 2 हिंदी का। ठीक है। तो आज बताएंगे हिंदी का जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर आज की क्लास में आपको पूरा क्वेश्चन आंसर आज की क्लास में बताएंगे। ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा। ठीक है ना। और पेन कॉपी निकालिए और इसे लिखने का चालू कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका
कि नचिकेता कौन था। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपको, आप बुक में मिला लीजिए इसे, ठीक है। नचिकेता कौन था, तो नचिकेता एक महर्षि वासशर्वा का इकलौता पुत्र था। क्या था जी, महर्षि शर्वा का इकलौता पुत्र था, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है जी कि नचिकेता क्यों दुखी हुआ और उसने अपने पिता से क्या कहा। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, अपने बुक में मिलाइए, ठीक है, हिंदी बुक में। नचिकेता क्यों दुखी हुआ और उसने अपने पिता से क्या कहा जी, बताइए। तो नचिकेता को यानी लोभवश बूढ़ी गाय दान देते देखकर दुखी हुआ, ठीक है। गाय दान देते हुए, बूढ़ी गाय दान देते हुए उसको क्या हो गया, यानी देखकर दुखी हुआ, ठीक है। और उसने पिताजी से कहा, पिताश्री आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान में देने का निश्चय किया, यानी सर्वस्व यानी दान देने का निश्चय किया था, ठीक है। लेकिन आपने अपने प्रिय वस्तु को नहीं देकर बूढ़ी और दूध नहीं देने वाली गाय क्यों दान कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी दूध नहीं देने वाली गाय क्यों दान कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन पे। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहे और साथ ही से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी जरूर मिल सके, ठीक है ना। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आप लोग बने रहिएगा। ये आपका क्वेश्चन है जी 3 नंबर कि नचिकेता यमपुरी किस लिए गया, यानी नचिकेता यमपुरी किस लिए गया। तो बताइए, पिता की आज्ञा पालन करते हेतु नचिकेता यमपुरी गया, ठीक है। यमपुरी गया क्योंकि उसके पिता वासशर्वा ने यज्ञ के दान में यमराज को नचिकेता का दान बोल दिया था, ठीक है। क्या कर दिया था जी, यानी बोल दिया था, ये नचिकेता को क्या बोल दिया था, यज्ञ में दान में यमराज को नचिकेता का दान बोल दिया गया था, ठीक है ना। चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कि नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी कि नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा। तो बताइएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, उत्तर में लिखिएगा यमपुरी से यमराज बाहर गए थे, यानी यमपुरी से कहाँ गए थे, यमराज बाहर गए थे, अतः उनके आने की प्रतीक्षा में नचिकेता को मुख्य द्वार पर ही रुकना पड़ा, ठीक है। अतः उसके यानी प्रतीक्षा करने के लिए उसको नचिकेता को क्या करना पड़ा, यानी उसे मुख्य द्वार पर ही रुकना पड़ा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है जी कि नचिकेता ने पहला वरदान क्या मांगा। नचिकेता ने पहला जो वरदान, फर्स्ट वरदान यानी क्या मांगा, बताइएगा। तो नचिकेता ने पहला वरदान में पिता के क्रोध को शांत होने का वरदान मांगा। क्या मांगा जी, कि नचिकेता ने अपने पहला वरदान जो मांगा ना, अपने पिता के क्रोध को यानी शांति होने का वरदान मांगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा जी कि नचिकेता ने दूसरा और तीसरा वर क्या मांगा, यानी नचिकेता दूसरा बार क्या मांगा और तीसरा बार क्या मांगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, बताइए। नचिकेता ने कहा आपको कि दूसरा वरदान में अभय देने वाली यानी विदाई, उससे क्या मांगी, ठीक है ना। और तीसरा जो कहा कि वरदान में आत्मा के रहस्य बताने को कहा। क्या कहा जी, आत्मा को रहस्य को क्या कहा, बताने को कहा, ठीक है। 7 पॉइंट है आपका जी कि आपको बुक में मिलल रहेगा क और ख और ग ऐसे करके, ठीक है। लेकिन हम 1 2 करके यानी 7 का क्वेश्चन जो है 1 2 3 करके लिख दिए, ठीक है, ताकि आप लोग क्वेश्चन पढ़ के और इसे आंसर टिक लगा लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कि मृत्यु के मुख्य में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स, यानी जो मरा है वो लौटा वत्स है, यानी ये किसने कहा है जी, यानी वासशर्वा ने नचिकेता से कहा। किसको कहा जी, वासशर्वा ने नेता यानी नचिकेता को ही कहा कि जो पहुंचकर मुख में मृत्यु का जो इसका पहुंच कर आ जाते हैं वो दोबारा लौटता वत्स है, ठीक है ना। चलिए
दूसरा क्वेश्चन है जी यही का कि यानी ख नंबर, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए तुझे नहीं। ठीक है, यानी कहना है, उसका कहना है जी कि तुम टेंशन मत लो, हम ही है तो क्या दिक्कत है। ठीक है ना, तो इसीलिए आप सोच समझ कर आप कोई भी काम करते हैं तो आप सोच समझ कर ही कीजिए। ठीक है, ताकि वही में भला है। चलिए तो बताइए। तो बांसुरवा ने नचिकेता से कहा, किसको कहा? बांसुरवा ने किसको कहा जी? नचिकेता से ही कहा। चलिए यानी गौ नंबर यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन है जी। आप बुक में क्वेश्चन मिला लीजिए। ठीक है ना, कि आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं और अब कुछ भी कहना मेरे लिए यानी निरर्थक है। ठीक है, निरर्थक है। तो बताइएगा, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो उत्तर में लिखिएगा, नचिकेता ने पिता बांसुरवा से कहा। यानी नचिकेता ने किसको कहा जी? पिता बांसुरवा से कहा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई और बंधु दोस्त आप लोग इसे अच्छा से समझ गए होंगे। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और साथ ही साथ ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए सारे दोस्तों के पास, ताकि आपको दिक्कत ना आवे, ना परेशानी हो। ठीक है ना, तो चलिए ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहे। इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बताइए 5 नंबर क्वेश्चन है कि बड़ा होने पर यानी बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा? यानी बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा जी? तो बताइएगा, बड़ा होने पर लड़का बहुत सी चीज़ें यानी बड़ा होने पर लड़का बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी शादी होने वाली थी। उसकी क्या होने वाली थी जी? शादी होने वाली थी। ठीक है, लेकिन उसके पास न रहने के लिए कुछ उसके पास न कुछ रहने घर नहीं था, मछलियां पकड़ने के लिए नाव नहीं था, इसीलिए वह दुखी रहने लगा। ठीक है, इसीलिए क्या रहने लगा? दुखी रहने लगा। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन है आपका जी कि खाली जगहों को भरिए। यानी खाली जगहों को क्या करना है? भरना है। तो पेड़ छोटे लड़के को डॉट डॉट था। तो पेड़ छोटे लड़के को डॉट डॉट क्या था जी? तो पेड़ छोटे लड़कों को बहुत प्यार करता, यानी बहुत प्यार करता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है जी, ध्यान दीजिएगा। ख नंबर है कि वह पेड़ के साथ डॉट डॉट खेलता था। तो वह पेड़ के आंसर लिखिएगा, वह पेड़ के साथ लुक्का छिपी खेलता था। ठीक है, चलिए गौ नंबर है, मुझे पैसों की डॉट डॉट है। यानी मुझे पैसों की जरूरत है। क्या है? पैसों की जरूरत है। घ नंबर है कि मैं डॉट डॉट खरीदना चाहता हूँ। तो उत्तर में मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त और भाई और बंधु आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तो आप लोग ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इसे शेयर भी कर लें, ताकि जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, सारे क्लास कर सके। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सकूँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बने रहे इस अगले वीडियो में आप लोग बने। जय हिंद। आज आप देखने वाले हैं बिहार बीपीएससी टीचर 2.0 का। तो आई होप यहाँ से आपको बिहार के मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 15 क्वेश्चन का सेट बनाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। बिहार दिवस कब मनाई जाती है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 25 मार्च। आंसर होगा C फॉर कैट, 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 2। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना, पूर्णिया, दरभंगा, मुंगेर। तो आंसर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखने वाले 3। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना, सारण, कोसी या मगध। तो आंसर हो जाएगा पटना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 4। बिहार का राजकीय भाषा है हिंदू उर्दू, संस्कृत उर्दू, हिंदी संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ए फॉर एप्पल, हिंदी उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताने वाले 5। बिहार का राजकीय वृक्ष है बेल, पीपल, आम या नीम। क्वेश्चन बताएंगे 5 नंबर। बिहार का राजकीय वृक्ष है बेल, पीपल, आम, नीम। तो आंसर होगा बी फॉर बॉल, पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखने बताने वाले 3 क्वेश्चन नंबर 6। बिहार का राजकीय पुष्प है कमल, गेंदा, गुलाब या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा गेंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताएंगे 7। बिहार का राजकीय पशु है गाय, बैल, भैंस या घोड़ा। तो आंसर होगा बैल, बी फॉर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं 8। बिहार का राजकीय पक्षी है हंस, मुर्गा, कोयल, गौरैया। तो आंसर होगा डी फॉर डॉग, गौरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे 9। बिहार का प्रमंडल है यानी बिहार में कितने प्रमंडल है 7, 8, 9, 11। तो आंसर होगा 9। क्वेश्चन बताएंगे 10। बिहार का जिला मतलब बिहार में कितने जिला है। तो आंसर हो जाएगा 38। आप कमेंट करके बताएं कि आप कौन से जिला से आप हैं बिलोंग करते हैं, नाम बताइए अपने जिला का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बिहार का अनुमंडल मतलब बिहार में कितने अनुमंडल है 95, 101, 105, 119। तो आंसर होगा बी फॉर बॉल, 101। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे 12। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है 21, 23, 25, 30। तो आंसर हो जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है बेगूसराय, दरभंगा, पटना, मधुबनी। सी फॉर कैट, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे 14 नंबर। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है मुंगेर, शेखपुरा, सीतामढ़ी या खगड़िया। तो आंसर होगा शेखपुरा। 15 क्वेश्चन यानी आखिरी क्वेश्चन इस सेट का। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है मुंगेर, सहरसा, औरंगाबाद, मधेपुरा। चलिए कमेंट करके बताएं कि कौन सा आंसर होगा, फिर आपको हम आंसर कमेंट से सोल्यूशन करेंगे। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे वीडियो पाने के लिए आपका अपना चैनल केवीएस कोचिंग सेंटर पर अगर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो नमस्कार आप सभी को। आज के क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाले। तो आप लोग पेन और कॉपी निकाल के इसे नोट कीजिए और इसे नोट करके इसे याद भी करना जरूरी है। जल्द से जल्द अब एग्जाम का भी बहुत कम समय रह गया है, इसीलिए आप लोग इसे याद करना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि राष्ट्रवाद क्या है, यानी राष्ट्रवाद क्या है, आप उससे क्या समझते हैं बताइए। तो आपको बताना होगा कि राष्ट्रवाद किसी विशेष यानी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच यानी व्यापक एक भावना जो है उनमें परस्पर प्रेम और एकता को क्या करता है स्थापित करती है। यह भावना यह भावना जो है आधुनिक विश्व में राजनीतिक यानी पूर्ण जागरण कहलाता है। क्या कहलाता है पूर्ण जागरण का परिणाम है। क्या है जी पूर्ण जागरण का परिणाम एक है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं राष्ट्रीयवाद कहते हैं। क्या कहते हैं
राष्ट्रीयवाद कहते हैं। ठीक है, जो परिवेश में, भौगोलिक में यानी सांस्कृतिक में, ये जो सब सामाजिक बातों में एक बात में एकता रखते हैं, उसे ही है, उस बातों को हम क्या कहते हैं जी, राष्ट्रीयवाद कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे बने रहिएगा। आपका क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि मेटरनिक यानी मेटरनिक युग क्या है, यानी मेटरनिक युग क्या है जी, बताइएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के रूम में मेटरनिक ने, यानी चांसलर के रूम में मेटरनिक ने 1815 ईस्वी यानी 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक यानी शासन किया। क्या किया जी, 1848 से लेकर यानी 15 से लेकर 1848 तक शासन किया। ठीक है, शासनकाल यानी शासनकाल के दौरान उसने यूरोप की राजनीति यानी यूरोप के राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इस यानी कालावधि को मेटरनिक युग कहा गया। किसे का यानी मेटरनिक युग यानी कहते हैं, क्या कहते हैं जी, मेटरनिक युग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। बताइए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या महत्व है, यानी यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या महत्व है जी। तो यूरोपीय इतिहास में घेटों का यानी शाब्दिक अर्थ है कि धर्म का पहचान, जो सामुदायिक दंगों को देशी रूप में यानी देशी रूप में देते हैं। किसके, सामुदायिक को यानी दंगे को देशी रूप में देते हैं, उसे ही हम घेटों का या घेटों का महत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट बताइए, मेजनी कौन था, यानी मेजनी कौन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेजनी कौन था। तो मेजनी इटली में यानी मेजनी इटली में राष्ट्रवादी यानी राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। ठीक है, मेजनी जो था वो क्या किस चीज का सदस्य था, तो कार्बोनरी का। ठीक है, वह सेनापति होने के साथ वो क्या क्या किया, मतलब क्या क्या साथ में लिया। तो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक साहित्यकार भी था। क्या था जी, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक साहित्यकार भी था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलनों द्वारा मेजनी ने उत्तरी और मध्य इटली में यानी एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। सुनिएगा कि नागरिक आंदोलनों द्वारा मेजनी ने उत्तरी और मध्य इटली में यानी एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवादी के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका थी, यानी क्या भूमिका थी। तो यूरोप में राष्ट्रवाद यानी फैलाने में नेपोलियन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन का क्या थी, महत्वपूर्ण भूमिका। उसने इटली और जर्मनी के राज्यों में यानी राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक तथा राजनीतिक रूप रेखा प्रदान की और जिससे इनके एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। नेपोलियन ने जर्मनी के 300 से अधिक स्वतंत्र राज्यों के स्थापना पर 39 राज्यों का संघ बनाकर जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद का भाव भरा। क्या भरा, भाव भरा
और इस प्रकार नेपोलियन के कार्य यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में सहायक रहे। क्या रहे? सहायक रहे, यानी सहायता रहे। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? यानी जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। ठीक है। और तो ए में देखिएगा लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। ठीक है। बी में इन राज्यों में व्यापक राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विशेषताएं। सी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, मेटरनिक की प्रतिक्रियावाद नीति। ठीक है। चलिए, आपका क्वेश्चन है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की यानी भूमिका क्या थी? तो बताइए, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बढ़ थी। क्या थी? बढ़ थी। एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवाद भावना थी और यानी ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। क्या थी? प्रतिक्रियावादी था। और उसने इटली जर्मनी में एकीकरण हेतु होने वाले सभी आंदोलनों अथवा प्रयासों को दबाया। क्या दबाया? ठीक है। हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बंधु। तो चलिए आज के क्लास में बताते हैं सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, यानी आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है और अथवा आपदा प्रबंधन के उद्देश्य की विवेचना करना है। तो बताइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए, आप इसे पेन और कॉपी निकालिए। ठीक है। आपदा कोई भी हो सकता है, यानी आपदा जो है ना कोई भी हो सकता है। प्रबंधन यानी अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। आपदा से न सिर्फ विकास कार्य अवरोध होते हैं। क्या होते हैं? अवरोध होते हैं, वरन विकास कार्यों में कई व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर से देखा जाए तथा राज्य मुख्यालय स्तर पर प्रबंधन की व्यवस्था की गई, जैसे सुखाड़ प्रबंधन हेतु। क्या होते हैं? सुखाड़ प्रबंधन हेतु। ठीक है। चलिए, आम लोगों की सहयोग से या सामूहिक प्रयास से ही कुएं की खुदाई हो सकती है। भूकंप प्रबंधन हेतु नए तकनीक आधारित भवन निर्माण कार्य किया गया है। ठीक है। क्या किया गया जी? निर्माण किया गया है और उसका क्या किया गया? कार्य भी किया गया है। ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है, भारत में सुनामी से बर्बादी कब और कहाँ हुई थी? बताइएगा, सुनामी जो है बर्बादी कब और कहाँ हुई थी? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। 2002 में भारत के पूर्वी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुनामी से क्या हो गया? भारी बर्बादी हुई थी। क्या हुई थी? भारी बर्बादी हुई थी। बताइएगा, अगला नंबर क्वेश्चन, सुखाड़ किसे कहा जाता है? सुखाड़ किसे कहा जाता है? बताइएगा, सुखाड़ किसे कहा जाता है? बताइए। तो देखिए, जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की कमी आ जाती है तो उसे सुखाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 25% से अधिक की गई कमी आ जाती है तो उसे सुखाड़ कहा जाता है। ठीक है। उसे सुखाड़ कहते हैं। समझ गए हैं?
समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। तो चलिए ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जारी रहे। इस अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहे। आज के लिए इतना।